ये घटना है नोएडा के एक ऐसे इलाके की जहां एक तरफ पोर्च इलाका मतलब रईस लोगों का इलाका और ठीक उसके बगल में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मजदूरों का। ये घटना है नोएडा सेक्टर 31 के निठारी गांव की। दिसंबर 2006 में अचानक से पूरे देश में एक सनसनीखेज बन जाती है। देश के सारे छोटे से लेकर बड़े मीडिया हाउसेस में सिर्फ निठारी की न्यूज चल रही थी कि कैसे सिर्फ 2 लोग मिलकर 19 से ज्यादा बच्चों का रेप किया, मर्डर किया और उन्हें काटकर पॉलिथीन में भरकर बगल वाले नाले में फेंक दिया और किसी को इसकी भनक भी नहीं लगी। इसमें सारे विक्टिम्स नाबालिग थे, सिर्फ एक बालिग लड़की थी जिसकी वजह से पूरा मामला जनता के सामने आया। उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। इस घटना में यह भी सामने आया कि मर्डर करने के बाद उनको किचन में पकाते थे और उसको मांस पकाकर खा भी जाते थे। ऐसा न्यूज़ सुनकर पूरा देश शॉक था। कोई ऐसा कैसे कर सकता है। इन दोनों पर बाद में कोर्ट में केस भी चलता है। बहुत सारे केस में इन्हें फांसी की सजा भी सुनाई जाती है, लेकिन 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट इनको बरी कर देती है, यह कहते हुए कि इन दोनों के खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं है। इसके बारे में हम वीडियो में आगे विस्तार से बात करेंगे, इसलिए वीडियो ध्यान से अंत तक देखना। सन 2004 से ही बच्चों का निठारी गांव से मिसिंग होना शुरू हो गया था। एक बच्चा गायब हुआ, 2 बच्चा गायब हुआ, धीरे धीरे 2 साल के अंदर 2 दर्जन से भी ज्यादा बच्चे गायब हो गए। पुलिस ज्यादा ध्यान देती नहीं थी क्योंकि ये गरीब के बच्चे थे, तो मामला ज्यादा ऊपर नहीं उठता था। गायब हुए बच्चों के पेरेंट्स जब भी पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने जाते, पुलिस बोलती तुम्हारे बच्चे कहीं भाग गए होंगे। कभी कभी तो ऐसा बोलती कि इतने बच्चे पैदा ही क्यों करते हो जब संभाला नहीं जाता। शिकायत लिखने और बच्चों को ढूंढने की तो दूर की बात थी। उस इलाके में इतनी दहशत बन गई थी कि लोग अपने बच्चों को खेलने जाने के लिए भेजना बंद कर दिया कि कहीं हमारे बच्चे गायब ना हो जाए। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह भी थी कि बच्चे जब भी गायब होते उनको आखिरी बार एक पानी की टंकी के पास खेलते हुए देखा जाता था, जो कि गांव के पास में ही थी। वहां पर बच्चे अक्सर खेला करते थे, जिसके कारण वहां अफवाह फैल गई कि उस टंकी पर भूत रहता है और बच्चों को उठा लेता है। लोगों ने अपने बच्चों को वहां जाने से मना कर दिया, फिर भी बच्चों का गायब होना बंद नहीं हुआ। इतने बच्चे गायब हो जाते हैं लेकिन पुलिस की इस केस में कोई दिलचस्पी नहीं होती। क्योंकि ये गरीब मजदूरों के बच्चे थे, किसी को क्या ही फर्क पड़ता। यही अगर कोई अमीर का बच्चा गायब होता तो पुलिस और मीडिया सभी की नजर इस पर होती। 2005 में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तभी उनकी गेंद नाले में चली जाती है। जब बच्चा गेंद लेने जाता है तब उनको कटे हाथ की हड्डियां दिखाई देती है। पब्लिक इकट्ठा होती है, पुलिस आती है। पुलिस को ये पता होता है कि ये हाथ मनुष्य का है, फिर भी वह भीड़ को बोलती है ये हाथ किसी जानवर का है और मामला को वहीं रफा दफा कर देती है। इस केस के 2 मुख्य आरोपी हैं। मुनेंद्र सिंह पंडेर जो एक बिजनेसमैन है और वह कभी कभी अपने इस कोठी पर आता है। उसके कोठी का नाम है D5। और दूसरा आरोपी है उसका सर्वेंट सुरेंद्र कोहली, जो उस घर पर हमेशा रहता था। पंडेर के चले जाने के बाद भी वह घर की देखरेख करता था। इस केस में सारे नाबालिग लड़के थे। बालिग लड़की सिर्फ एक थी जिसका नाम था पायल, जिसकी वजह से पूरा केस खुलता है। पायल 7 मई 2006 को अपने पिता से बोलकर रिक्शा में चली जाती है, लेकिन वह वापस नहीं आती। काफी देर हो जाने के बाद पिता को चिंता होती है और वह रिक्शा वाले से पूछता है मेरी बेटी तुम्हारे साथ गई थी, फिर कहाँ चली गई। रिक्शे वाले ने बताया कि D5 घर के पास छोड़ा और वह अंदर चली गई। मैं गेट पर उसका इंतजार कर रहा था क्योंकि उसने किराया भी नहीं दिया था। काफी देर बीत जाने के बाद जब वह नहीं लौटी तो मैंने उसे आवाज लगाया। आवाज लगाने के बाद भी वो नहीं आई। कुछ देर बाद उनका नौकर सुरेंद्र कोहली आता है और बोलता है नहीं वो तो चली गई। फिर रिक्शा वाला बोलता है नहीं मैं तो यहीं पे खड़ा हूँ, वो तो आई ही नहीं। फिर उसके बाद सुरेंद्र कोहली बोलता है कि नहीं वो पिछले वाले दरवाजे से चली गई। यह सुनकर पायल के पिता को शक होता है और वो पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं। पुलिस का फिर वही रवैया रहता है कि कहीं गई होगी आ जाएगी और पुलिस रिपोर्ट लिखने से मना कर देती है। और फिर पायल के पिता नंदलाल बड़े अधिकारी के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। अधिकारी से ऑर्डर आने के बाद पुलिस रिपोर्ट लिख लेती है और D5 में पंडेर से पूछताछ के लिए जाती है। मुनेंद्र सिंह पंडेर के कनेक्शंस ऊपर तक थे। शुरू में तो वह कुछ भी नहीं बताता है। पुलिस के बार बार प्रेशर देने से पंडेर बताता है कि पायल उसके पास अक्सर आया करती थी, वह पैसों के लिए सेक्स करती थी और यह बात पायल के पिता को भी पता है क्योंकि मैं उसे भी मंथली का पैसा देता हूँ। यह सब सुनकर वहाँ पर हर कोई शॉक्ड रह जाता है क्योंकि एक पिता अपनी
बेटी से ऐसा घिनौना काम कैसे करवा सकता है। पुलिस के पूछने पर नंदलाल मानता है कि हाँ वह ऐसा काम करवाता था, लेकिन नंदलाल कहता है इससे क्या, मेरी बेटी को ढूंढना आपका काम है। पुलिस पायल के फोन को सर्विलांस पर लगाती है और जांच में लग जाती है। पायल का फोन दिसंबर 2006 में ऑन होता है। पुलिस उस फोन वाले को पकड़ती है। फोन वाला बोलता है यह फोन तो मैंने किसी और से खरीदा है। पुलिस पूछती है किससे खरीदा है, तब जो नाम सामने आता है वो होता है पंडेर के नौकर सुरेंद्र कोहली का। सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार किया जाता है। शुरू में पूछताछ करने पर वो मना करता है, बाद में कबूल करता है कि उसने पायल को मारकर फिर रेप किया और उसे काट कर बगल वाले नाले में फेंक दिया। पुलिस को लगता है कि पुलिस ने केस सॉल्व कर लिया, लेकिन जब पुलिस उस नाले में खोजबीन करती है तो वहां से काफी जूते, चप्पल और पायल का बैग भी मिलता है, जिसे पायल के पिता नंदलाल ने कंफर्म किया। इन सबके अलावा सिर्फ एक ही नहीं, बहुत सारी हड्डियां और खोपड़ी मिली, जिसे पुलिस को शक गया कि इसने पायल के साथ साथ गायब हुए बच्चों का भी कत्ल किया। पुलिस फिर से कोहली से पूछताछ करती है। फिर कोहली ने जो खुलासा किया, पूरा प्रशासन दंग रह गया। कोहली ने बताया कि वो बच्चों को, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं, उनको चॉकलेट के बहाने घर पर बुलाता। बुलाने के बाद अपने मालिक मनेंद्र सिंह पंडेर को सौंप देता। पंडेर उनका रेप करता और फिर वह बच्चों को सुरेंद्र कोहली को सौंप देता। सुरेंद्र कोहली फिर उनका रेप करता और फिर उनको मारकर टुकड़ों में काटकर नाले में फेंक देता। कोहली ने यह भी बताया कि वह बच्चों की मांस पकाकर खा जाता था। 29 दिसंबर 2006 को मनेंद्र सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली को पुलिस हिरासत में लेती है। ना इतनी दिल दहला देने वाली थी कि पूरे देश में सिर्फ यही चर्चा चल रही थी। जब ये खबर सामने आई तो वहाँ के लोग बहुत गुस्से में थे। लोगों ने अपना गुस्सा पंडेर के घर से निकाला, तोड़फोड़ की, जिसकी वजह से क्राइम सीन भी कुछ डैमेज हुआ। गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। फिर एसएचओ समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड होते हैं और 11 जनवरी 2007 को केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट के अनुसार मिले अस्थियों के अनुसार 19 लोगों की मारे जाने की पुष्टि होती है, लेकिन गांव वालों का मानना था कि वहां 70 से 80 बच्चे गायब हुए थे। इसलिए इस केस को बच्चों की तस्करी, सेक्स रैकेट और आर्गन बेचे जाने के एंगल से भी जांच होती है। सीबीआई ने 19 एफआईआर और 2 चार्जशीट फाइल करती है। इन दोनों ही चार्जशीट में सुरेंद्र कोहली को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन सीबीआई का कहना था कि मनेंद्र सिंह पंडेर के खिलाफ कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है। फिर भी सीबीआई कोर्ट ने इन दोनों पर केस चलाया। फरवरी 2009 में रिम्पा हलदार केस में, जो कि इन गायब हुए बच्चों में एक 14 साल की बच्ची थी, इस केस में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई जाती है और सितंबर 2009 में मनेंद्र सिंह पंडेर को भी फांसी की सजा सुनाई जाती है। इसी साल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंडेर की फांसी की सजा पर रोक लगा देता। उसके बाद सीबीआई कोर्ट ने एक के बाद एक केस पर सजा सुनाना शुरू करती है। कुछ ऐसे केस में तो इन दोनों का मौत का फरमान भी निकाल देते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे लगा देती है। फिर जाके 2017 में फिर से इन दोनों को लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। फिर इन दोनों को लॉयर ने इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया। अक्टूबर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट फैसले को रिवर्स करते हुए इन दोनों को बरी कर देती है। कोर्ट का कहना है कि इन दोनों के खिलाफ कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है कि इन्होंने कोई रेप या मर्डर किया हो। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर ये दोनों दोषी हैं तो बरी कैसे हो गए, और अगर दोषी नहीं है तो उन मासूमों का दोषी कौन है? क्या उन मासूमों या उनके घर वालों को कभी इंसाफ मिल पाएगा?